स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन पर सबकी नज़रें हमेशा बनी रहती है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर देश की सरकार या फिर इवन इंटरनेशनल सेंट्रल बैंकर्स। हमारे साथ हैं आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर चैनल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग ओवरड्यू। बट सबसे पहले सर एक जो मेरा बेसिक सवाल है, बिकॉज जो एक आम आदमी है वो हर बार जब पॉलिसी आती है तो वो अखबार उठा के या चैनल्स पे हेडलाइंस देखता है कि आरबीआई ने ब्याज की दरें घटाई, और पिछले साल यानी 2015 जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें तो आरबीआई ने 150 बेसिस पॉइंट का कट डिलीवर कर भी दिया है। फिर वो ये सोचता है कि मुझे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हम जो देश के सबसे बड़े लेंडर्स हैं उनका भी अगर देखें तो कट अराउंड 70 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं हुआ है। ये जो लैग इन ट्रांसमिशन है, ये इज इट डिस्टर्बिंग यू? बैंक्स क्यों कट नहीं कर रहे हैं रेट्स? हाँ, ये तो बहुत बड़ा समस्या है और इसलिए कल हमने ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट से काटा, लेकिन हमने और कई उपाय वी हैव टेकन अदर मेजर्स, जैसे कि हमने एक जो इनका लेंडिंग रेट है वो बेस रेट पे डिपेंड होता था। करेक्ट। हमने उनको कहा है कि आप जिस तरह से बेस रेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपको मार्जिनल कॉस्ट लेना है। जो आप डिपॉजिटर्स को आज दे रहे हैं उसको लेके आपको कैलकुलेट करना है कि आपका कॉस्ट क्या है और आपका ट्रांसमिशन रेट क्या होगा। तो वो अप्रैल 1 से शुरू हुआ है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। और वो MCLR बेस रेट से अभी कई बैंकों ने काफ़ी काटा है, मेरे ख्याल में 25 बेसिस पॉइंट्स ऑन एवरेज नीचे है, मीडियन 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है हमारे काटने से पहले हुआ है, और ओवरनाइट रेट 50 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये रेट कट के बाद और ये MCLR के बाद आम आदमी को अपने EMI में थोड़ा फ़र्क देखना चाहिए। एक वो है। दूसरा ये है कि बैंक्स कह रहे थे कि लिक्विडिटी या चल निधि के कारण वो काफ़ी टाइट है और ये कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। तो हमने कई मेजर्स लिए हैं कल जिससे लिक्विडिटी मार्केट में आए। जैसे कि एक तो हमने जो हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं वो हम थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि वो सिस्टम जो अभी लिक्विडिटी डेफिसिट में है वो न्यूट्रल की तरफ जाए। और जो रेट हम बैंकों को पैसा देते हैं वो MSF रेट, उसको हमने 75 बेसिस पॉइंट कम किया है। जिस रेट बैंक्स RBI के पास पैसे रखते हैं, बचत करते हैं, उस रेट को हमने बढ़ाया थोड़ा। तो वो मार्जिन हमने जो स्प्रेड हमने 200 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट किया है। और फिर कई और मेजर्स हमने लिए हैं कल जिससे कि मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी हो और ये ट्रांसमिशन जल्दी से हो। अब सर साथ ही ये जो बैंक्स की दलील थी, और जैसे आपने खुद भी कहा कि एक तरफ उनकी दलील थी लिक्विडिटी की, जो दूसरी दलील थी वो थी उनके प्रॉफिटेबिलिटी की। और ये आपने खुद भी ये कंसर्न्स पहले भी रेज़ की हुई हैं कि बैंक्स बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करती हैं बजाय इसके कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़े या फिर कंज्यूमर को कर्ज सस्ता मिले, आसानी से भी मिले और सस्ता भी मिले। तो क्या अब ये माना जाए कि आरबीआई ने भले ही 25 बेसिस पॉइंट कट किया हो, लेकिन बैंक्स के पास गुंजाइश है बिकॉज पहले का भी ट्रांसमिशन पेंडिंग है, प्लस अब मार्जिनल कॉस्ट पे लेंडिंग रेट हो गया है, एंड साथ ही और एक कट आपकी तरफ से आ गया है। तो इन सब को अगर हम कंपाइल करके देखें तो बैंक्स के पास ज़्यादा है, बैंक्स के पास ज़्यादा रूम है। और दूसरा ये है, आपने ठीक कहा है कि वो ये देख रहे हैं कि हर कस्टमर जो उनके पास है उनसे कैसे ज़्यादा आमदनी मिल जाए, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि नए कस्टमर से उनको कैसे ऑनबोर्ड करें और उनसे कैसे प्रॉफिट बनाएं। तो
उनको अभी क्रेडिट ग्रोथ की तरफ देखना चाहिए। और जब हम देखते हैं तो पिछले साल क्रेडिट ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी हुई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं हुई है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने भी कैपिटल डाला है, हमने भी कैपिटल डाला है। वो एक कैपिटल के साथ क्रेडिट ग्रोथ अगर ठीक तरह से ले आ सकें तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ठीक तरीके से क्रेडिट ग्रोथ ले आए, सही तरीके से। क्योंकि अगर क्रेडिट क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। बिफोर वी मूव ऑन टू द एसेट क्वालिटी पार्ट, एक सवाल है कि जैसा आपने कहा डिपॉजिट रेट से लिंक अब हो गया है लेंडिंग रेट, लेकिन ये कंप्लेंट भी है आम आदमी की, और वो शायद पूरा जो अरिथमेटिक होता है वो समझता नहीं है बैंकिंग सिस्टम का, तो उससे बस ये दिखता है कि यार जो डिपॉजिट रेट्स थे वो तो इतने जल्दी कम हो गए। यानी अगर मैं एफडी रखता हूँ तो मुझे कम मिलता है ब्याज, लेकिन जब मैं कर्ज लेने जाता हूँ तो मुझे अभी भी महंगा लेना पड़ रहा है। इसमें एनोमली दिख रही है आपको अभी कोई, या राइट नाउ इक्विलिब्रियम? थोड़ा सा तो एनोमली है कि वो जो लेंडिंग रेट्स थे वो कम नहीं हुए जितना डिपॉजिट रेट्स कम हुए। आपने पहले शुरुआत में कहा था कि डिपॉजिट रेट्स शायद 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आए हैं, लेकिन लेंडिंग रेट्स सिर्फ 60 बेसिस पॉइंट्स नीचे आए हैं। तो अभी जो मेजर्स हमने लिए हैं उनसे मेरे ख्याल में लेंडिंग रेट्स भी कम होंगे। लेकिन आम आदमी ये भी पूछता रहता है कि तब मुझे 9% मिलता था, अभी मुझे 7% मिलता है, तो ये 200 पॉइंट्स कैसे कम हुए? ट्रू। तो मेरा जवाब ये है कि तब तो महंगाई तो 11% थी और आज 5% है। तो जो रियल रेट है, मतलब आपकी असली जो बचत है, असली जो आमदनी है, वो तो आजकल 2 परसेंटेज पॉइंट्स हैं। और पहले तो नेगेटिव था। आप जो आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा था नेगेटिव, असली में नेगेटिव था। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी और ब्याज आपको कम मिल रहा था। राइट। अब सर अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, बिकॉज ये आपने बहुत अहम चीज़ की कि कहीं की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सही तरीके से बढ़ना ज़रूरी है। नाउ यू नो द जनरल फीलिंग राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ जिस तरह की हेडलाइंस भी हमने देखी हैं, जिस तरह के डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, एक जनरल परसेप्शन ये है कि अगर मैं एक बोरोअर हूँ, if I borrow 5,000 rupees from banks, then it is my problem. But if I borrow 5,000 crore from bank, तो वो बैंक की प्रॉब्लम है। और वो ये जो फीलिंग है, it's not good for any banking system and especially for central bank। ये तो हर बैंकिंग सिस्टम में है। ये इंडिया के लिए स्पेशल नहीं है। जब आप छोटे आदमी हैं तो बैंक तो काफ़ी टफ है आपके साथ। जब आप बड़े आदमी हैं तो बैंक का सर्वाइवल आप पे डिपेंड करता है, तो वो आपके साथ काफ़ी स्वीटर। बट डज इट बॉदर यू एज अ सेंट्रल बैंक? ये रियलिटी है, लेकिन इसको हम बदल सकते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पैसे लिए हैं सिस्टम से, उनको सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। उनको जब वो पैसे वापस दे सकते हैं तो उनको देना चाहिए। ये नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट आप इनको पैसे नहीं देते, उनको पैसे नहीं देते हैं और कहीं और से पैसे लेते हैं, और जो इक्विटी है वो आपकी इक्विटी नहीं है, वो बोरोड इक्विटी है। तो आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो वातावरण बदल रहा है और इंडिया में आजकल कोर्ट्स इतने फ्रेंडली नहीं है बड़े बोरोर्स के साथ। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सब ठीक बात है, होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमने भी रेगुलेशंस टाइटन किया काफ़ी है, किया है। और ये AQR के बाद हमने बैंकों को कहा है कि अगर वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो NP बना दो, और जो एक्शन लेना है तो एक्शन ले लो, और डोंट वरी कि कौन है, उनके पास क्या कनेक्शंस हैं। गवर्नमेंट ने भी ये कहा है तो हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें निवेश चाहिए।
हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कॉर्पोरेट्स करेंगे। कॉर्पोरेट्स करेंगे, उनको रिस्क लेना है, जोखिम लेना है। और कभी कभी रिस्क लेते वक्त कई चीज़ें होते हैं, जैसे कि प्राइसेस गिरते हैं, बाहर से डिमांड नहीं आती है, या एग्रीकल्चर रूरल एरिया से डिमांड कम होती है, तो फॉर जेन्युइन रीजंस प्रोजेक्ट फेल हो सकती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान से हैंडल करना चाहिए कि जो भी फेलियर्स हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप क्रिमिनल हैं, आपको विलफुल डिफॉल्टर, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आपने डिफॉल्ट किया, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, आपका नाम छपा देंगे हर अखबार में। थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको पनिश करना चाहिए। जो डिफॉल्टर बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, जिन्होंने अपने कारण से डिफॉल्ट नहीं किया, उनको थोड़ा लीवे देना चाहिए, वरना कोई निवेश नहीं करेगा। क्या बैंक्स इसमें थोड़ी और अलर्ट रह सकती थी अब तक जो सिचुएशन हुई है? जरूर, वो डिफरेंशिएशन शायद उन्होंने किया ही नहीं। नहीं, अगर आप ब्लेम लेवल करना चाहते हैं तो ब्लेम हर जगह लेवल कर सकते हैं, हर एक को दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, प्रमोटर्स को, कोर्ट्स को, रेगुलेटर को, बैंकों को। एक तो हर जगह ब्लेम लगा सकते हैं और हर जगह लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब 2007-2008 में ये सब प्रोजेक्ट्स लोगों ने शुरू किया है, तब एक उत्साह का वातावरण था। लोग सोच रहे थे कि हमारा ग्रोथ रेट 7-8-9% है, और जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो तो फटाफट ख़त्म हुए, फिनिश स्टार्ट करके इरेक्ट हुए। और इसलिए अभी जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा लेवरेज ले सकते हैं, कम इक्विटी डाल सकते हैं, और बैंकों एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे कि आप मेरे पैसे ले लीजिए, उनका पैसे मत ले लीजिए, हमारे पैसे ले लीजिए। और जो क्रेडिट इवैल्यूएशन था, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन था, उनका क्वालिटी भी काफ़ी कम हुआ उस वक्त। ये तो हर बैंकिंग सिस्टम में होता है। तो मेरे ख्याल में उसके कारण काफ़ी गलत डिसीजंस हुए। अब हम जब पीछे देखते हैं, हम जानते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हुई, पावर इंडस्ट्री में, पावर, स्टील, ये तो हाइंडसाइट के साथ तो हमें सबको मालूम है, क्योंकि the wisdom always comes in hindsight of the past, no? तो इस हाइंडसाइट के साथ अगर हम ब्लेम लगाएंगे तो अनुचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। नो, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम बैंक्स के नज़रिए से भी देखें, अब जैसे आपने एयरलाइन इंडस्ट्री की बात की, या फिर जैसे किंगफिशर है, या कोई भी इस तरह का केस है, अब एट सर्टन लेवल, एक, क्या इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सफ़र करता है, और दूसरा, क्या बैंक्स का कॉन्फिडेंस भी कुछ हद तक हिल सकता है इससे? नहीं, इसमें थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए। थोड़ा एक तो गलतियां हुई हैं और उनको ठीक करना है, लेकिन हमें आगे भी देखना है। तो क्या लेसन्स लेना चाहिए पास से? एक तो ये है कि क्रेडिट इवैल्यूएशन ठीक होना चाहिए, दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट में ज़्यादा इक्विटी होना चाहिए, तीसरा ये है वो इक्विटी जेन्युइन इक्विटी होना चाहिए, बोरोड इक्विटी नहीं होना चाहिए। हाँ? ये सब लेसन्स लेके हमें आगे बढ़ना है। अब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो कोल सेक्रेटरी ने सीज कहा है, उनका भी एक पॉइंट है। वो देखते हैं कि आपने ठीक तरीके से ये सब किया है कि नहीं, सही तरीके से। They follow the rule book. तो
कई सिचुएशंस में अगर रूल बुक आपने फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं फॉलो किया, उसका एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए। ट्रू। बट जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए कि एक सेंसिबल पर्सन इस जगह में अगर वो होते, वो यही डिसीजन लेते कि नहीं, ट्रू। बिना फ्यूचर को जानते हुए। करेक्ट। तो मेरे ख्याल में अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और आई थिंक बैंक्स कैन सेटिस्फाई दैट। ट्रू। वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, वो कंसल्टिंग फर्म के से रिपोर्ट लेके, अपना जो ड्यू डिलिजेंस करके, अपना इवैल्यूएशन करके, अपना मूल्यांकन करके, अगर सब मिला के वो ये स्थापित कर सकते हैं कि उन्होंने ठीक तरीके से प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया है, तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ये एक्सक्यूज होता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इसलिए हम लोन नहीं दे रहे हैं। कभी कभी वो एक डिप्टी गवर्नर थे राकेश मोहन, वो कहते थे लेजी बैंकिंग। मेरे ख्याल में लेजी बैंकिंग तब है जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे डालते हैं, आप प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट को लोन नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में उसको कॉम्बैट करने के लिए केयरफुल बैंकिंग होना चाहिए। ट्रू। कि अच्छी तरह से इवैल्यूएट करो और फिर पैसे दे दो। लेकिन अगर आप आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने मन लगाया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, देन तब मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। राइट। बट एक चीज़ है जिसके लिए आरबीआई को काफ़ी तारीफ मिली है ग्लोबली, और वो है जिस तरह का फोकस आरबीआई ने रखा है ऑन क्लीनिंग अप ऑफ बैलेंस शीट्स, मैनेजिंग एनपीएस एंड जेन्युइनली मैनेजिंग इट। एंड इट्स अ टॉल ऑर्डर, जिस तरह का बड़ा भारी काम है इतने सालों का मेस क्लियर करना। तो इस समय इफ़ यू लुक एट इट ऑन दैट स्पेक्ट्रम, तो आप खुद को कहाँ पाते हैं? मेरे ख्याल में लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने पहले क्यों नहीं कहा किया, इतनी देर तक वेट क्यों किया? नहीं, आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक जब से शुरू हुआ। लेकिन हमने एक कारण है क्यों हमने उस टाइम में बैंकों को नए पावर्स दिए हैं, जैसे कि ये एसडीआर मैकेनिज्म, जैसे कि 525 वगैरह। उन पावर्स के साथ वो जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं करना है कि प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टॉप करें और उसको समाप्त करें। वी वांट प्रोजेक्ट्स टू गेट फिनिश्ड। ट्रू। तो इसलिए हमने उनको ये पावर्स पहले दिए हैं। अगर अब हम जो प्रोजेक्शंस हैं आपके उनकी बात करें, स्पेशली महंगाई का, और कल स्ट्रीट पर भी ये फेयर था कि क्योंकि जो 7th पे कमीशन का इम्पैक्ट है वो शायद फुल्ली प्राइस्ड ही नहीं है, हालांकि इंडिकेशन आपने दिया है अराउंड 150 बेसिस पॉइंट का हो सकता है इम्पैक्ट हो, बट सिंस इट इज़ नॉट करंटली फैक्टर्ड इन, एक डर ये था इससे कि शायद जो ब्याज की दरें आगे जाके घटाने का रूम है आरबीआई के पास, वो सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा। इज दिस अ राइट फियर? नहीं, हमने ये कहा है कि हम अभी भी अकोमोडेटिव हैं, और उसका मतलब ये है कि अगर जगह आ जाए काटने का, हम उस जगह को इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे आ सकता है, कैसे बन सकता है जगह? एक तो ये है कि अगर मॉनसून अच्छी हो तो मेरे ख्याल में फूड प्राइसेस पे एक कंट्रोल होगा, लागू होगा। दूसरा ये है कि जो अभी इन्फ्लेशंस के रीडिंग्स हैं, अभी जो फरवरी का रीडिंग था वो 5.18 था। अभी आगे देखना है, अगर जो डिसइन्फ्लेशनरी प्रोसेस है वो चल रही है तो शायद और भी कम हो सकती है। राइट। महंगाई। तीसरा ये है कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं, अगर वो भी नीचे रहते हैं तो उससे भी थोड़ा रूम आ सकता है। और ग्लोबली जो महंगाई चल रही है वो तो 1-2% चल रही है। बस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, और ब्राज़ील, रशिया वगैरह उनमें भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमारी महंगाई दुनिया की महंगाई की ओर जाती है तो उससे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं
अगर जगह मिल जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जितना जगह था वो use हमने हो चुका है। इस्तेमाल किया है। हम पॉकेट में नहीं रखते हैं मॉनेटरी अकोमोडेशन। राइट सर, वन लास्ट क्वेश्चन। एक जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो ये भी है, आई एम रेफरिंग टू द ब्लैक मनी इशू, एंड क्योंकि इस पर ग्लोबली हम देख रहे हैं कि काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी कुछ अभी भी हमने देखा खबरें इस तरह की आई हैं। बट माई क्वेश्चन इज कि एक थॉट ये भी है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम अभी भी काफ़ी लो है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, कंपेयर टू दैट जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है दैट इज़ इन अ वेरी हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स, और साथ ही जो डिपॉजिट का रेशियो है कंपेयर टू द टोटल मनी सप्लाई वो भी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज, आई वुड से लाइक मे बी यूके और यूएस। तो क्या ये एक उपाय हो सकता है कि जो डिनोमिनेशन है करेंसी का उससे थोड़ा रैशनलाइज किया जाए या फिर कम किया जाए, सो दैट द ट्रांजैक्शन इन कैश और द ट्रांजैक्शन इन ब्लैक जो कि टिपिकली कैश में होता है, इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट। आपको 1 करोड़ रुपया किसी को अगर कैश में देना है, इट्स फार मोर इजियर टू पे दैट इन 1000 रुपी डिनोमिनेशन देन इन 100 रुपी। हाँ, आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो हाई डिनोमिनेशन है बाकी कंट्रीज में, तो यूरो एरिया में 500 यूरो का नोट है और स्विस एरिया में 1000 स्विस फ्रैंक्स हैं, और मेरे ख्याल में सिंगापुर में 10,000 सिंगापुर डॉलर है। तो इनका जो मूल्य है, इनका जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है, वो बस स्टोरेज के लिए है। इंडिया में जो 500 रुपए का नोट है वो काफ़ी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। आप देखते होंगे कि एटीएम से क्या निकलता है, एटीएम से 500 रुपए के नोट ही निकलते हैं। कभी कभी कई एटीएम से 1000 रुपए नोट निकलते हैं। तो इंडिया में कम जगह है, क्योंकि अगर हमारे पास 10,000 या 1 लाख का नोट था तो शायद यूरो एरिया या स्विस फ्रैंक्स की तरह हम उनको निकाल सकते आसानी से। राइट। फाइनली सर, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, स्पेशली जिस तरह के हेडविंड्स हम यूएस से देखते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन से जिस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इस समय, व्हाट इज योर असेसमेंट? आर वी गोइंग टू लुक एट अ न्यू वेव ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग? बिकॉज ये काफ़ी डिबेट हुआ था पिछली बार जेनेट येलेन के बयान के बाद, एंड ग्लोबल मार्केट्स आर एक्चुअली वेरी हंग्री फॉर इट। मेरा विचार है कि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग से कुछ खास नहीं होता, सिर्फ मार्केट को थोड़ा उत्साह मिलता है। निवेश, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, निवेश, अर्थव्यवस्था की गति, उससे कम फर्क पड़ता है। तो अगर मैं ग्लोबल सेंट्रल बैंकर होता तो मैं इसको बंद कर देता, लेकिन मैं नहीं हूँ। So somebody has to bite the bullet. मेरे ख्याल में it has to be a gradual withdrawal, can't be quick. तो आराम से लोगों को एडवर्टाइज करके आपको ये मेजर्स को विड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप विड्रॉ करने की बात करते हैं, वो शब्द ही जैसे तो आपका करेंसी स्पाइक हो मजबूत होता है, स्ट्रेंथन होता है, और तो आप घबरा जाते हैं कि ये करेंसी स्ट्रेंथन करने से हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तकलीफ पड़ेगी, तो वो मेजर्स विड्रॉ कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इसको ख़त्म करने के लिए सेंट्रल बैंकर्स को थोड़ा करेज होना चाहिए। But you're confident about India's growth prospects in the current scenario, keeping everything in mind, maybe a likely normal monsoon. मेरे ख्याल में हम corporate performance. हमारे हमारी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी, और हम एक जेंटल रिकवरी में देखते हैं। अगर अच्छी मानसून हो तो मेरे ख्याल में गति बढ़ सकती है। And we can see more rate cuts also then. वो तो आप कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। Right. All right, sir. Thank you so much for joining us. Thank you. Pleasure having you on the show. Thank you, sir.